So, my dear students, it is a part second of life process chapter in your biology. सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने अपना लाइफ प्रोसेस चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें आज हम लोग कंप्लीट करेंगे ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन लाइफ प्रोसेस का फर्स्ट पार्ट है। न्यूट्रिशन हम लोगों का चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कवर किया हुआ है। एक बार हम लोग अच्छे से इसको फिर से रिकैप करेंगे। सो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? इट इज ए kind of nutrition in which inorganic materials like CO2, water, etc. are utilized to prepare organic food by the process of photosynthesis. That is examples of green plants. ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन स्टूडेंट, ये एक ऐसे काइंड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें हम लोग इनऑर्गेनिक मटेरियल्स का यूज करके, और आपका इनऑर्गेनिक मटेरियल्स क्या होता है? CO2 एंड H2O होता है। इसका यूज करके, इसका यूटिलाइज करके स्टूडेंट्स हम लोग प्रिपेयर करते हैं ऑर्गेनिक फूड सब्सटेंस को, और ये जो प्रोसेस होता है, इसी कंप्लीट प्रोसेस को ही हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और इस प्रोसेस में ग्रीन प्लांट्स इंक्लूड होते हैं। ओके, and the second step student autotrophic nutrition का, the organisms which carry out autotrophic nutrition are called autotrophs, green plants। ऐसे organisms जो कि autotrophic mode of nutrition को कैरी करते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम लोग autotrophs या autotrophic organisms कहते हैं, जो कि green plants include होते हैं। Autotrophs use simple inorganic materials and convert it into complex high energy molecules, that is a carbohydrate। ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं वो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को कन्वर्ट कर देते हैं, किसमें? कॉम्प्लेक्स हाईएस्ट एनर्जी मॉलिक्यूल्स, दैट इज कार्बोहाइड्रेट में, वो उसको क्या कर देते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए अब हम लोग उसको स्क्रॉल करते हैं, आगे हम लोग थोड़ा सा रिकैप करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होगा, ओके, autotrophic nutrition is fulfilled by the process by which autotrophs take in CO2 and H2O and convert these into carbohydrates in the presence of chlorophyll sunlight is called photosynthesis। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता है स्टूडेंट, वो फुलफिल होता है किस प्रोसेस के थ्रू होता है? द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप्स, इस प्रोसेस के थ्रू जो है, जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ऑटोट्रॉप्स कौन होंगे? प्लांट होंगे ना। तो जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो टेक इन करेंगे CO2 को एंड H2O को, एंड इसी CO2 एंड H2O को यू कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में। और ये सब के सब किसकी प्रेजेंस में ये प्रोसेस होती है? तो वो क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। इसी को ही हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब इक्वेशन देखेंगे, इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। हमने आपको बोला था आप लोग इस पे अपने कॉपी पर कई बार प्रैक्टिस करोगे, इस इक्वेशन को राइट करोगे। तो इसका इक्वेशन क्या होता है फोटोसिंथेसिस का? 6CO2 + 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल कन्वर्टेड इन C6H12O6, दैट इज ऑर्गेनिक सब्सटेंस बिकॉज हियर इज प्रेजेंट कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। And after then 6O2 is also released and 6H2O is also released during the process of photosynthesis. So student, it is a chemical equation of photosynthesis and that is very important for you. Okay, so you will do the more and more practice on your rough copy. Okay student, आफ्टर देन स्टूडेंट, अब देखिए ये तो इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस था। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं, इसके बाद हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। ये सब के सब हम लोगों ने कल के क्लास में ही पढ़ा हुआ था, आज हम लोग इसका एक बार रिवीजन कर रहे हैं। रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस, देखिए अब रॉ मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। चलो इनको साइड में करते हैं। ओके, नो, सबसे पहला जो स्टूडेंट रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस का होता है वो होता है सनलाइट। इट इज ए इनऑर्गेनिक मटेरियल, वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। आप लोग इसको कॉपी पे नोट डाउन करोगे, जो भी आपको यहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। ओके, बिकॉज स्टूडेंट ये जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कई बार बताया गया है। और ये जो हम आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा आपको ईजिली होगा, ईजी होगा कवर करने में, लर्न करने में, रिवाइज करने में। तो सनलाइट जो होता है वो इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है। क्लोरोफिल सनलाइट एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल।
क्लोरोफिल जो होता है वो सनलाइट एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल, सनलाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है क्लोरोफिल की वजह से। क्लोरोफिल क्या करते हैं, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। एंड CO2 इंटर्स थ्रू स्टोमेटा एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज ए बाई प्रोडक्ट थ्रू स्टोमेटा ऑन लीफ। आपको अच्छे से पता है जो CO2 होता है किसी भी प्लांट्स में इंटर करेंगे स्टोमेटा पोर्स के थ्रू, एंड उसी टाइम से जब O2 इंटर करते हैं, सॉरी CO2 इंटर करते हैं एंड O2 उसी टाइम रिलीज हो जाता है। और वो किस फॉर्म में रिलीज होता है, एज ए बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में वो रिलीज हो जाता है स्टोमेटा के थ्रू, लीफ के सरफेस एरिया के हेल्प से। लीफ के सरफेस एरिया दैट मीन्स जो लीफ का फ्लैटन पार्ट होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लैमिना बोलते हैं। तो ये आपका CO2 क्या होता है, इंटर करेगा स्टोमेटा के थ्रू और ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में स्टोमेटा ऑन लीफ, लीफ पर जो स्टोमेटा होते हैं। After then water dissolved minerals like nitrogen, phosphorus etc are taken up by the roots of the soil। वाटर जो होता है स्टूडेंट, वाटर भी आपका रॉ मटेरियल है। H2O रॉ मटेरियल है, CO2 रॉ मटेरियल है, याद रखेंगे। सनलाइट रॉ मटेरियल है, क्लोरोफिल रॉ मटेरियल है। तो ये सब के सब आपको याद होना चाहिए बच्चों। सनलाइट, क्लोरोफिल, H2O, CO2 इट इज ए रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल होते हैं। एंड अभी आपको बताया गया सनलाइट एक इनऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं जो कि रॉ मटेरियल्स में आपके इंक्लूड हैं। क्लोरोफिल जो होता है वो सनलाइट के थ्रू एब्जॉर्ब किए जाते हैं। सनलाइट इसको क्या करेगा, क्लोरोफिल का फंक्शन ही बस इतना होता है, आप अच्छे से समझ लीजिए कि जो क्लोरोफिल होते हैं प्लांट्स के लीव्स में जो प्रेजेंट होते हैं ये सनलाइट को ट्रैप करते हैं। तो सनलाइट को ट्रैप करने का वर्क जो है क्लोरोफिल ही करते हैं। ओके, तो ये आपका है। आफ्टर देन स्टूडेंट, आज का हम लोगों का जो मेन टॉपिक स्टार्ट होने वाला था वो है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसको हम सबसे पहले स्क्रॉल करेंगे। आज का हम लोगों का मेन क्लास यहाँ से स्टार्ट होगा। ओके, तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का प्लांट्स में साइट क्या होता है, साइट का मतलब वो प्लेस क्या है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होता है। तो वो जो प्लेस होता है स्टूडेंट वो आपकी लीफ होती है। प्लांट्स में प्रेजेंट लीफ जो होती है, लीफ में ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट होता है। ओके, इसी वजह से लीफ को ही हम लोग फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट कहते हैं, फूड फैक्ट्री पार्ट ऑफ प्लांट कहते हैं। ये भी आप लोग लर्न कर लोगे कि फूड फैक्ट्री पार्ट ऑफ प्लांट में किस पार्ट को कहा जाता है, तो वो है आपका लीफ, क्योंकि लीफ ही क्या होता है, वो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है। ओके, सो सम सेल, हाँ ओके, 1 सेकेंड, नो, some cell contain green pigment which are cell organelle called chloroplast which contain chlorophyll। सम सेल्स जो होती हैं, सम सेल्स का मतलब आप लोग समझ सकते हो। प्लांट्स में मोस्टली आप 3 कलर्स देखते हो। 3 कलर्स का मतलब आप लोग 3 पिगमेंट पढ़े हुए हो प्लास्टिड का पार्ट, जिसमें एक होता है ल्यूकोप्लास्टिड जो कलरलेस होता है, जो कि रूट में प्रेजेंट होता है। उसके बाद आप लोग पढ़ते हो क्लोरोप्लास्टिड या जिसको क्लोरोप्लास्ट भी कहा जाता है, जो कि ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को। उसके बाद थर्ड आप लोगों ने पढ़ा हुआ है क्रोमोप्लास्टिड, जो कि प्लांट को कलरफुल पार्ट प्रोवाइड करते हैं ना। लाइक आपके फ्लावर्स कलरफुल होते हैं, फ्रूट्स कलरफुल होते हैं, वेजिटेबल्स कलरफुल होते हैं। तो जो कलरफुल पार्ट्स होते हैं प्लांट्स में, तो वो होता है आपके क्रोमोप्लास्टिड की वजह से। तो इसमें स्टूडेंट मेंशन किया गया है कि सम सेल कंटेन्स ग्रीन पिगमेंट, कुछ सेल्स जो होती हैं वो ग्रीन पिगमेंट से कंटेन होती हैं। इस सेल ऑर्गेनली को हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जो कि क्लोरोफिल से कंटेन होती है। अंडरस्टैंड, कहने का मतलब जो ग्रीन पिगमेंट होती हैं प्लांट की, कुछ सेल्स ग्रीन पिगमेंट से कंटेन होती हैं जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो क्लोरोफिल से कंटेन होता है। आई होप आप लोगों को अच्छे से सब कुछ समझ में आ रहा है। जितना भी आपको यहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है सब आपके फेयर कॉपीज पर होना चाहिए, कल हम चेक करेंगे। ओके, नेक्स्ट, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग स्क्रॉल करते हैं और लीफ का स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ेंगे, ये वाला पार्ट। अब आप लोग अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन करके बैठ जाइए। ओके, अगर एनसीईआरटी बुक आपके पास है तो आप लोग अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन करके बैठेंगे। 1 सेकेंड, नो, इट इज़ वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके स्टूडेंट,
सो देखिए आपके एनसीईआरटी बुक में ओके क्लियर है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ये जो है क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एनसीईआरटी बुक में, उसको ओपन करके बैठिए आप लोग और अच्छे से उसे समझेंगे। क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ, लीफ का बेसिक स्ट्रक्चर आप लोगों को पता है, जिसमें हम लोगों ने लैमिना पढ़ा है, लैमिना पढ़ा है, मिडरिप पढ़ा हुआ है, वेन्स पढ़ी हुई है, वेन्स पढ़ा हुआ है हम लोगों ने ना, एंड उसके बाद अपेक्स पढ़ा हुआ है, पैटियोल पढ़ा हुआ है। तो ये सारे जो पार्ट होते हैं स्टूडेंट, ये किसी भी लीफ का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि लैमिना जो होता है स्टूडेंट, वेन्स जो होता है, एपेक्स जो होता है, लैमिना किसी भी लीफ का जो उसका इंटायर सरफेस एरिया होता है, चाहे वो आउटसाइड का हो चाहे वो इनर साइड का हो, तो जो इंटायर फ्लैटेंड सरफेस एरिया होता है वो लैमिना होता है। वेन्स जो होती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, उसमें राइज होते हैं जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज प्रेजेंट होती हैं जो कि फूड एंड वाटर को कंडक्ट करते हैं। अपेक्स जो होता है वो लीफ के जो टिप वाला पार्ट होता है अपेक्स होता है। पैटियोल आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, पैटियोल जो है वो हेल्प करते हैं लीफ को स्टेम से ज्वाइंट करने में ना। तो ऐसे बहुत सारे, और उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा हुआ है लीफ ब्लैडर पढ़ा हुआ है। तो ये सारे के सारे तो एक्सटर्नल पार्ट थे लीफ के। बट स्टूडेंट अब हम लोग क्लियरली और डीपली पढ़ेंगे लीफ का क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन का मतलब है आपकी जो लीफ है, सपोज ये लीफ है, लीफ, अब लीफ का हमने ऐसे कट कर दिया, लीफ को हमने क्या कर दिया, कट कर दिया, क्रॉस सेक्शन उसका कट कर लिया। अब जब क्रॉस सेक्शन कट कर लिया स्टूडेंट, तो अब हम लोग उसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को अच्छे से विजिबल कर सकते हैं, अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर क्या है। तो उसी को ही हम लोग बोलते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। सो स्टूडेंट, जो क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ होता है, इसके लिए अब हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जो कि इंक्लूड होते हैं और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं लैमिना और लीफ ब्लैडर रिटन है ना, लैमिना और लीफ ब्लैडर। लैमिना और लीफ ब्लैडर किसी भी लीफ का उसका इंटायर जो सरफेस होता है जो कि फ्लैट होता है, फ्लैटेंड जो सरफेस होता है किसी भी लीफ का, चाहे वो अपर हो चाहे वो इनर सरफेस हो, फ्लैटेंड सरफेस, उसी को ही हम लोग लैमिना या लीफ ब्लैडर कहीं कहीं होता है, लीफ ब्लैड भी उसे बोलते हैं। अंडरस्टैंड, अब आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चों। उसके बाद है मिडरिप। मिडरिप आपको बताया गया है जैसे ह्यूमन बॉडी की जो बैकबोन स्पाइनल कॉर्ड होता है मिड में प्रेजेंट होता है, बट ये हम लोगों के बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। उसी प्रकार से लीफ का जो मिड वाला पार्ट होता है, जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्टॉक लाइक दिस, ये जो पार्ट होता है स्टूडेंट, इसको हम लोग मिडरिप कहते हैं, मिडरिप ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मिडरिप कहते हैं। तो मिडरिप क्या होता है बेसिकली स्टूडेंट, तो ये किसी भी लीफ के मिड में पाए जाने, लीफ का मिड वाले पार्ट में, मिड वाले रीजन्स में पाए जाने वाला पार्ट होता है, उसको मिडरिप बोलते हैं। एंड मिडरिप में ही अरेंजमेंट होता है वैस्कुलर बंडल का। अच्छे से समझेंगे बच्चों, 1 to 1 लाइन समझेंगे, सब कुछ क्लियरली करेंगे। तो मिडरिप में क्या प्रेजेंट होता है, मिडरिप में प्रेजेंट होता है वैस्कुलर बंडल। ओके, तो वैस्कुलर बंडल आपका प्रेजेंट होता है मिडरिप रीजन में, ये मिडरिप रीजन आपको दिख रहा है जहाँ पे हमने सर्कल किया है। तो मिडरिप रीजन में प्रेजेंट होता है आपका क्या, वैस्कुलर बंडल। और वैस्कुलर बंडल का मतलब यहाँ पे आपका फ्लोएम एंड जाइलम प्रेजेंट होंगे, जो कि हमने अभी सर्कल किया आपको दिख रहा है। तो फ्लोएम एंड जाइलम वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं मिडरिप रीजन में। और आपको अच्छे से पता है फ्लोएम एंड जाइलम का वर्क क्या होता है। फ्लोएम help in the conduct of food molecules and xylem help in the conduct of water molecules to the different parts of the plant, to the cells of leaf, that is called mesophyll. Understand student? चलिए अब इसको हम लोग रिमूव करते हैं। आप लोगों ने आई थिंक नोट कर लिया होगा और आपके बुक्स में तो ऑलरेडी गिवन है सब कुछ। ओके, आफ्टर देन स्टूडेंट, अब लीफ का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। तो इसका हम लोगों ने क्या किया, लीफ का ये जरा सा पार्ट कट किया। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जब देखेंगे तो लीफ में सबसे पहले 2 लेयर होती है, 2 लेयर।
एक जो होता है वो वैक्सी क्यूटिकल अपर एपिडर्मिस का लेयर होता है, जो कि हमने अभी सर्कल किया है, वैक्सी क्यूटिकल अपर एपिडर्मिस का लेयर होता है। और दूसरा जो होता है स्टूडेंट वो होता है लोअर एपिडर्मिस। हम यहाँ पे शॉर्टकट में लिख रहे हैं एल ई का मतलब लोअर एपिडर्मिस, समझेंगे। लीफ के क्रॉस सेक्शन में मोस्टली 2 पार्ट होता है। फर्स्ट होता है अपर एपिडर्मिस, यूपी हम लिख दे रहे हैं, यूपी का मतलब कोई उत्तर प्रदेश मत समझ लेना। यूपी का मतलब है आपका अपर एपिडर्मिस। एल ई का मतलब है आपका लोअर एपिडर्मिस, समझेंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है। अब इस अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में बहुत सारी सेल्स का अरेंजमेंट होता है। अब इन्हीं सेल्स के बीच में आपके मीजोफिल सेल्स पाई जाती है। इन्हीं अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में क्या पाई जाती हैं? मीजोफिल सेल्स। और लीफ सेल को ही हम लोग मीजोफिल सेल कहते हैं। अब जो स्टूडेंट मीजोफिल सेल होता है इसमें प्रेजेंट होता है आपका क्लोरोप्लास्ट। ये देख लो, ये क्लोरोप्लास्ट होता है। तो क्लोरोप्लास्ट का जो अरेंजमेंट होता है स्टूडेंट ना, तो क्लोरोप्लास्ट का जो अरेंजमेंट होता है इनके बीच में कुछ स्पेस पाई जाती हैं, जैसे आपको देख रहे हो। तो इसको हम लोग बोलते हैं एयर स्पेसेस। क्या बोलेंगे? एयर स्पेसेस। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो लोअर एपिडर्मिस होता है लीफ का, अभी हमने बताया ना लीफ के टू लेयर होंगे, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। तो लोअर एपिडर्मिस लेयर के नियर अबाउट पाई जाती है गॉड सेल। यहाँ पे हमने देखिए सर्कल कर दिया, आप लोगों को विजिबल नहीं हो रहा, हम सारा रफ कर रहे हैं, फिर से समझिए। लोअर एपिडर्मिस के नियर अबाउट प्रेजेंट होती है गॉड सेल। और आपका जो क्लोरोप्लास्ट की अरेंजमेंट है, क्लोरोप्लास्ट की अरेंजमेंट के बीच में कुछ गैप होता है, कुछ स्पेसेज होता है, स्पेस होता है। स्पेस का मतलब वहाँ पे कुछ जगह होती है ना, तो जो स्पेस होता है स्टूडेंट, वो स्पेस को हम लोग बोलते हैं एयर स्पेसेज। क्या बोलते हैं? एयर स्पेसेज। अब ये जो एयर स्पेसेस है, नेम से क्लियर हो रहा है, एयर स्पेस का मतलब ऐसी स्पेस जहाँ पे एयर प्रेजेंट हो। तो यहाँ पर एयर प्रेजेंट होती है, और वो भी कौन सी एयर प्रेजेंट होगी? आपको अच्छे से पता है कि जो प्लांट्स होती हैं CO2 को स्टोर करती हैं और O2 को रिलीज करती हैं। तो यहाँ पे CO2 क्या होगा? स्टोर होगा। और लोअर एपिडर्मिस, ये जो लोअर एपिडर्मिस आपको दिख रहा है, यहाँ पे गॉड सेल्स होती हैं। अब ये जो गॉड सेल होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो गॉड सेल होती हैं इनका फंक्शन केवल इतना होता है, ये इंटर और एग्जिस्ट करती हैं। क्या इंटर और एग्जिस्ट करती हैं? हु विल कम इनसाइड द सेल्स एंड हु विल आउटसाइड द सेल्स। कौन सेल के अंदर आ सकता है, कौन सेल के बाहर जा सकता है। तो बेसिकली ये जो गॉड सेल्स होती हैं, गॉड सेल्स के बीच में यहाँ पे जो आप पोर्स देख रहे हो ना बच्चों, ये जो पोर्स जो कि हमने यहाँ पे देखिए उसको फिल कर दिया, कलर कर दिया। ये जो पोर्स होती है, इसी पोर्स को ही हम लोग बोलते हैं स्टोमेटल पोर। क्या बोलते हैं बच्चों? स्टोमेटल पोर बोला जाता है, स्टोमेटल पोर्स। ओके, अभी हम लोग पढ़ेंगे जस्ट इसके बाद ही। तो स्टोमेटल पोर्स ऑलवेज प्रेजेंट नियर अबाउट ऑफ द गॉड सेल्स बिकॉज गॉड सेल्स हेल्प इन द रेगुलेट हु विल कम एंड हु विल आउटसाइड फ्रॉम द स्टोमेटा पोर्स। सो स्टूडेंट, स्टोमेटा पोर्स हमेशा गॉड सेल्स के पास ही प्रेजेंट होती हैं। कहने का मतलब गॉड सेल ही स्टोमेटा पोर्स को ओपनिंग एंड क्लोजिंग में हेल्प करती हैं। अंडरस्टैंड? आफ्टर देन स्टूडेंट, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों ने नोट किया कि जो अपर एपिडर्मिस वो वैक्सी क्यूटिकल होती है, जो लोअर एपिडर्मिस होती है वहाँ पे वैक्सी क्यूटिकल लेयर एब्सेंट होती है। अपर एपिडर्मिस में क्या होता है? वैक्सी क्यूटिकल लेयर तो प्रेजेंट होती हैं, बट लोअर एपिडर्मिस में क्या होता है? वैक्सी क्यूटिकल लेयर एब्सेंट होती है। अब यहाँ से देखो इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है। ये जो वैक्सी क्यूटिकल लेयर होती है ना, यहाँ से कोई भी इवेपोरेशन नहीं होने पाता है। इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है? वाटर का वेपर के फॉर्म में लॉस नहीं हो पाता है। कहाँ पे? अपर एपिडर्मिस से। तो अपर एपिडर्मिस से ना तो ट्रांसपीरेशन होगा, ट्रांसपीरेशन का मतलब द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। तो यहाँ से ना तो ट्रांसपीरेशन हो सकता है, ना रिस्पिरेशन हो सकता है। रिस्पायरेशन का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे प्लांट्स है तो प्लांट्स में भी तो रिस्पायरेशन होगा। तो जब प्लांट्स में रिस्पायरेशन होगा तो गैसेस का एक्सचेंज होगा, CO2 को इनटेक करेंगे और O2 को आउट करेंगे, तो गैसेस का एक्सचेंज नहीं होगा। तो कहने का मतलब लीफ का जो अपर एपिडर्मिस होता है यहाँ से ना तो आपका ट्रांसपीरेशन होगा और ना ही किसी भी सब्सटेंस का एक्सचेंज हो पाएगा। वो कोई भी सब्सटेंस यहाँ पे कोई भी एक्सचेंज नहीं, क्योंकि यहाँ पे वैक्सी क्यूटिकल होता है तो उसको प्रिवेंट करते हैं। ये क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं। जब भी कोई भी जो लॉस ऑफ वाटर होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन, एंड गैसेस एक्सचेंजेस, दैट मीन्स O2 रिलीज बाय द स्टोमेटल पोर्स एंड CO2 इंटर्स विद द
हेल्प ऑफ स्टोमेटा पोर्स। अंडरस्टैंड स्टूडेंट। तो यहाँ पर एयर स्पेसेस आप देख भी रहे हो, एयर स्पेसेस जो यहाँ पे देखिए है, एंड गॉड सेल्स है, तो ये नीचे वाला लोअर एपिडर्मिस है। तो लोअर एपिडर्मिस में वैक्सीक्यूटिकल लेयर एब्सेंट होती है। तो वैक्सीक्यूटिकल लेयर एब्सेंट होने की वजह से यही आपका एक ऐसा पार्ट होता है, एक ऐसा रीजन होता है लीफ का जहाँ से ट्रांसपीरेशन और ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट होते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। लीफ का क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसको स्क्रॉल करेंगे। ओके, अब देखिए मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, चलिए मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है? मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, फर्स्ट है आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। यहाँ पर लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है क्लोरोफिल के थ्रू, क्लोरोफिल के द्वारा लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ये आपको बार बार बताया जा रहा है ना। स्टार्टिंग में ही देखिए हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। थोड़ा हम लोग कलर चेंज करेंगे। ओके, और नो, दिस कलर इज बेस्ट। आफ्टर देन इसको करेंगे नो क्लियर। ओके स्टूडेंट, चलिए अब हम लोग देखते हैं मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मेन इवेंट्स क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है क्लोरोफिल की हेल्प से, क्लोरोफिल के द्वारा। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, स्प्लिटिंग ब्रेकिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। लाइट एनर्जी को क्लोरोफिल के थ्रू हम लोगों ने एब्जॉर्ब कर लिया। अब सेकेंड जो इवेंट होता है फोटोसिंथेसिस के समय, याद रखेंगे फर्स्ट इवेंट क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सेकेंड इवेंट क्या होता है कि लाइट एनर्जी जो होता है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। उसके बाद, और देखिए प्लस लिखा है ना यहाँ पे, प्लस आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट, प्लस स्प्लिटिंग ब्रेकिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। H2O आपका वाटर होता है ना, तो वाटर मॉलिक्यूल्स स्प्लिट हो जाते हैं जिसे हम लोग हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। द ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। यहाँ पे आपका मेंशन है स्प्लिटिंग ब्रेकिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। थर्ड जो इवेंट होता है स्टूडेंट, होता है रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट्स। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स, दैट मीन्स रिडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो जाता है किसके फॉर्म में? कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में। इसका मतलब समझ में आता है बच्चों? रिडक्शन ऑफ CO2 का मतलब क्या होता है? सिंपल सा, वाटर के मॉलिक्यूल्स ब्रेक हुए, H2O ब्रेक हुआ, हाइड्रोजन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया। अब जो CO2 है उस CO2 के साथ हाइड्रोजन आके ऐड हो गया। तो जहाँ कहीं भी हाइड्रोजन ऐड होता है वहाँ पे रिडक्शन होता है, आपको पता है। और जहाँ कहीं भी ऑक्सीजन ऐड होता है वहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। तो रिडक्शन किसका हो रहा है? CO2 का। क्यों? क्योंकि CO2 के साथ ही तो हाइड्रोजन एटम आके ऐड हो रहे हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन ऑफ CO2। एंड किस फॉर्म में हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में हो रहा है। तो ये मेन इवेंट्स हैं जो कि सारे बच्चों को लर्न होना चाहिए, और इसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करोगे अपने कॉपी पर। ओके, अब थर्ड है हम लोगों का स्टोमेटा। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टोमेटा के बारे में। चलिए पहले हम लोग इसको स्क्रॉल करते हैं। यस, स्टोमेटा देखिए, इनको यहाँ करो। स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। स्टोमेटा जो होता है वो टाइनी पोर्स होते हैं जो कि लीफ के सरफेस एरिया पर प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लीफ के सरफेस एरिया पर प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए स्टोमेटा का स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ स्टोमेटल ओपनिंग, स्टोमेटा ओपनिंग होना। स्टोमेटा कब ओपन होता है, कब क्लोज होता है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक बार अच्छे से समझ लेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, अभी आपको बताया गया था स्ट्रक्चर।
ये गॉड सेल अभी हमने डिस्कस किया ना, गॉड सेल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमेशा स्टोमेटल पोर के पास प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पर ये जो ग्रीन ग्रीन देख रहे हो ये आपका क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। तो मेन 3 स्ट्रक्चर आपको मेंशन करने हैं आपके स्टोमेटा में। पहला तो गॉड सेल है जो कि यहाँ पे ये आप देख रहे हो गॉड सेल, उसके बाद स्टोमेटल पोर है, ये जहाँ पे एरो निशान देख रहे हो लगा हुआ है, उसके बाद जो ग्रीन ग्रीन डॉट डॉट है ना ये आपका क्लोरोप्लास्ट है। ठीक, अब देखो स्टोमेटा ओपन कब होगा, पहले हम इसको रिलीज करते हैं, पेन का यूज करते हैं। ओके, स्टोमेटा कब आपका ओपन होता है, जब H2O इंटर करेगा, किसमें इंटर करेगा, इन गॉड सेल, इन गॉड सेल ना। जब आपका H2O इंटर करेगा, किसमें इंटर करेगा, आपके गॉड सेल में, इंटर्स, यहाँ पे इंटर्स हम लिख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है। जब H2O आपके गॉड सेल में इंटर करेंगे स्टूडेंट, तो आप लोग इमेजिन कर सकते हो तब कैसी सिचुएशन क्रिएट होगी। तो गॉड सेल आपके स्वेल अप हो जाएगी ना। अरे ऑब्वियसली बात है कि जैसे ही आपके गॉड सेल में वाटर के मॉलिक्यूल्स इंटर किए तो आपके गॉड सेल स्वेल अप हो जाएगा, और जब स्वेल अप हो जाएगा तो स्टोमेटल पोर्स जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। तो इसी को ही हम लोग कहते हैं स्टोमेटल ओपनिंग। जैसे ही वाटर के मॉलिक्यूल्स गॉड सेल में इंटर किए, आपके जो गॉड सेल है वो स्वेल अप हो जाते हैं, फूल जाते हैं, और जब वो फूल जाएंगे स्वेल अप हो जाएंगे तो स्टोमेटल पोर्स जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। तो ये सिंपल सा है स्टोमेटल पोर्स का ओपनिंग होने का ये प्रोसेस है। जस्ट इसी का अपोजिट होता है आपका स्टोमेटल क्लोज होने का ना, स्टोमेटल क्लोज होने का। स्टोमेटल क्लोज कब होगा, जब H2O आपका रिलीज करेगा। सिंपल सा मेथड है ना भाई, जब H2O हम लोग को क्या करेगा, रिलीज करेगा, तो हम लोग का जो गॉड सेल है वो श्रिंक हो जाएंगे। सिंपल सा बात आप खुद समझ सकते हो अपने माइंड से कि अगर एक बैलून है, बैलून में जब हम वाटर भरते हैं, उसमें जब वाटर को फिल करते हैं तो आपका बैलून क्या होता है, स्वेल अप हो जाता है, और जब स्वेल अप हो जाएगा तो वहाँ जहाँ से हम लोग वाटर फिल करते हैं वो ओपन हो जाता है, और जैसे ही उसमें से वाटर हम लोग रिलीज कर देते हैं, हम लोग का बैलून क्या होता है, श्रिंक हो जाता है। और जब श्रिंक हो जाता है तो कहने का मतलब उसका जो ओपन होने वाला पार्ट है वो क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। सेम वही रीजन आपके गॉड सेल में होता है, जब वाटर मॉलिक्यूल्स इंटर करते हैं तो आपका गॉड सेल्स स्वेल अप होकर ओपन हो जाता है, जिसे हम लोग स्टोमेटल पोर्स ओपनिंग बोलते हैं। और जैसे ही